रेडी जी, शुरू करें। धन्यवाद। आज दूसरा चरण लगभग समाप्ति की ओर है और पहले चरण से पहले हम लोग शायद इतने आश्वस्त नहीं हो, वो हमारी गलती थी। लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतरे तो समझ में आया कि स्थिति एकदम अलग है। जो टीवी पर दिखता है वो जमीन पर नहीं दिखता और जो जमीन पर दिखता है वो टीवी पर नहीं दिखाया जाता। जमीन पर माहौल बिल्कुल विपरीत था टीवी पर दिखने वाले मुद्दों से। उससे हमें एक उत्साह मिला और जब प्रथम चरण का मतदान हुआ तो आप सबके सामने है। क्या रहा उसमें, आपको मैं कुछ बोलूं उससे कोई यकीन नहीं होगा। अगर यकीन करना है तो प्रधानमंत्री की जुबान, उनकी भाषा, उनकी भाव भंगिमा से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम चरण कैसा गया। पिछले 10 सालों में बहुत सी चीजें गिरी। रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरा। मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक गिरा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक गिरा। लेकिन इन सब चीजों से भी जो ज्यादा गिरा वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने अपने पद की मर्यादा को इतना गिरा दिया कि उसको फिर से संभालने में दशक लग जाएंगे। आसान नहीं होगा उस पद की मर्यादा को फिर से स्थापित करना। ऐसी भाषा, और खास तौर पे प्रथम चरण के पश्चात जो भाषा थी प्रधानमंत्री की, यह है, माफ कीजिएगा, बस जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब हम जाते हैं तो व्हाट्सएप अंकल होते हैं ना, वो व्हाट्सएप अंकलों वाली भाषा। प्रधानमंत्री की भाषा फूहड़ कतई नहीं होनी चाहिए। वो एक समाज को दूसरे से भड़काने वाली, लड़ाई करवाने वाला काम राजा का नहीं होता। और इस विशाल देश में जहां इतनी अनेकताएं हैं, वहां का राजा अगर एक को दूसरे से लड़ाने की राजनीति करेगा, उस जुबान में बात करेगा, तो इस देश को फिर से संभालना, फिर से वापस पटरी पर लाना, सामाजिक ताने बाने को वापस से जोड़ना आसान नहीं होगा। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 2 बार ये जीते, अब हम जीतेंगे, वो कोई बात नहीं। देश हार जाए, देश का संविधान हार जाए, देश की सांप्रदायिक सौहार्दता, आपस की सामाजिक ताना बाना हार जाए, वो मुझे नहीं लगता किसी को भी बर्दाश्त होगा। मन घड़त कहानियां सुना सुनाकर, झूठ का सहारा लेकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है, नकली है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन कम से कम हमारा न्याय पत्र पढ़ लेते तो पूरे विश्व में आपकी हंसी नहीं उड़ती। हमें तो बुरा लगता है भारत का प्रधानमंत्री की कोई खिल्ली उड़ाए, भले हमारे विरोध में है, हम उनके विरोध में हैं, हम उनके विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन अफसोस होता है जब पूरा विश्व में प्रधानमंत्री की हंसी उड़ती है। वो खुद हंसी उड़वा रहे हैं अपनी। हमारे खड़गे साहब ने उनको पत्र लिखा, साहब हम आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं, मैनिफेस्टो ये है, बता दीजिए कहां हिंदू मुसलमान का जिक्र है, कहां ये सब बातें लिखी हुई हैं कि छीन के उसको दे देंगे। आपको क्या डर है अडानी जी की हम संपत्ति छीन लेंगे और बांट देंगे, यही डर होगा प्रधानमंत्री को? तो और क्या डर होगा? एक ही, सबका मालिक एक, वही डर होता है उनको कि साहब कहीं मेरे दोस्त का कुछ छीन न जाए। प्रधानमंत्री जी, ठीक है आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, आपके दोस्त का जायज कमाया हुआ तो हम कुछ नहीं छीनेंगे। कुछ गलत किया होगा तो वो कानून है उसके लिए, क्यों डरते हो? जो भी हो, 102 सीटों पर जो मतदान हुआ पहले चरण में, उसके बाद की बौखलाहट और उसके बाद का झूठ आपने देखा। आज दूसरा चरण खत्म होगा। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे एजेंसीज हैं जो उनको खबर दे देती हैं, कुछ सही भी देती हैं हिम्मत जुटाकर। वो बताएंगी कि दूसरा चरण में भी साहब मामला गड़बड़ हो रहा है।
फिर मैं आपके माध्यम से इस देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि झूठ और बढ़ेंगे, नए नए झूठ आने वाले हैं, और वो माफ कीजिएगा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के मुंह से वो झूठ निकलेंगे। तो देशवासियों को सजग रहना होगा। जैसे हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं तो आजकल विश्वास देश वाले नहीं करते, हमारे देश में अब लोगों ने व्हाट्सएप पे विश्वास करना बंद कर दिया, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री पर भी लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। जो उनके मुंह से शब्द निकलता है लोग पहले चेक करते हैं अड़ोस पड़ोस में, भाई साहब ये जो इन्होंने कहा ठीक था? अगला कहता है किसने कहा? बोले मोदी जी ने। फिर भी पूछ रहे हो ठीक था? कैसे ठीक होगा, मोदी जी ने कहा है, ठीक हो ही नहीं सकता। ये एक उन्होंने अपनी छवि बना दी। लेकिन वो भी झूठ बहुत बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, नए नए आपको इतिहास गढ़ के बताएंगे, जो इतिहास नहीं हुआ वो बोलेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, ये सब करेंगे। आज जो मतदान हो रहा है उसमें वायनाड हमारी महत्वपूर्ण सीट है। हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। पिछली बार 4.25 लाख वोटों से जीते थे। इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, ये हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं। राजस्थान, जहां मैं खुद 4-5 दिन लगा के आया, देख के आया, समझ कर आया स्थिति, हम जो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा डबल डिजिट में हम वहां सीटें ला रहे हैं। आज दूसरे चरण की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और उत्साहवर्धक हैं। हमारा उत्साह दुगना हो गया है और आप लोग भी खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखकर। मैं कोटा गया तो वहां मैंने आप सबको बहुत याद किया। क्यों? क्योंकि वहां जो इलेक्शन लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। वहां के लोगों ने मुझे बताया साहब कि 19 के चुनाव से पहले लगभग 14-15 के आसपास उन्होंने जीतने के बाद कहा कि मैं अब अगला चुनाव यहां तभी लड़ूंगा जब मैं यहां हवाई अड्डा ले आऊंगा। 19 हो गया, 24 आ गया, हवाई अड्डा नहीं आया और फिर भी लड़ने चले गए। मतलब कमाल की बात देखिए कि आपने अपनी, और राजस्थान के हम लोग जो होते हैं अगर जुबान देते हैं तो उस पर हम रहते हैं। प्राण जाई पर वचन न जाई वाला मामला होता है हमारा। आप में से कुछ हैं राजस्थान के। राजस्थान का आदमी कोटा की जनता को 2015 में बोलता है कि मैं अगला चुनाव तभी लड़ूंगा जब मैं यहां हवाई अड्डा लाऊंगा। ना हवाई अड्डा आया, लेकिन वो फिर पहुंच गए वोट मांगने। लोग इंतजार कर रहे थे। देखिएगा कोटा में क्या होता है, वहां भी कुछ कुछ हो रहा है। और जो और सीटें आज जहां चुनाव हो रहा है वहां हमारे न्याय पत्र की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। वहां विशेष तौर पे जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्हें 3 चीजें बहुत पसंद आई हमारे न्याय पत्र की। पहली नौकरी पक्की, 30 लाख रिक्त पदों को भरने का बात, और शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन माफी। ये एक क्रांतिकारी हमने गारंटी दी है। इसका प्रभाव ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। जहां मोदी जी मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान जो जो बातें करते हैं, जो उनके कार्यक्रम, उनके पाठ्यक्रम में होती हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं पहली नौकरी पक्की, 30 लाख नौकरियां, एजुकेशन लोन, 1 लाख रुपया महिला के खाते में। हम चर्चा ग्राउंड पे ये है और मोदी जी की जुबान पे कुछ और है। जो भी हो, हम निंदा बहुत करते हैं मोदी जी की, लेकिन धन्यवाद भी देना चाहते हैं। हम मोदी जी को तहे दिल से, पूरी पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मैनिफेस्टो का जो प्रचार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा आपकी वजह से हो रही है, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम अपने मैनिफेस्टो का प्रचार कर सकें। आपने जो कमाया, आपकी पार्टी ने जो कमाया, इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाया, एयरपोर्ट बेच के कमाया, खदानें बेच के कमाया, जैसे भी कमाया, पीएम केयर्स फंड में कमाया हो, चीन की ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से पैसा ले लिया हो पीएम केयर्स फंड में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जहां से कमाया हो,
पहली बार आपने सही जगह पर खर्च किया, हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार किया, उसके लिए धन्यवाद। मोदी जी जितनी रैलियां करते हैं, जहां जहां रैलियां करते हैं, वहां हमारी सीटें भी बढ़ा के आते हैं, प्रचार वो करने जाते हैं भाजपा का, कर देते हैं हमारा, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आने वाले 5 चरणों में भी मोदी जी यही करते रहिएगा, क्योंकि हमारे पैसे तो आपने जो किया हमारे खातों के साथ वो तो आपको मालूम ही है। तो चलिए, मोदी जी ने एक बड़ा दिल दिखाया और हमारा प्रचार का एक बीड़ा उठाया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आने वाले 5 चरणों में हमें एक आदमी के बारे में बड़ी चिंता है और उनके लिए हमें वाकई अब चिंतित ज्यादा हैं हम। उनका नाम है नड्डा जी। बेचारों की कोई गलती नहीं थी, एक ही गलती है कि वो अध्यक्ष बन गए भाजपा के। गाली देते हैं मोदी जी, नोटिस आता है नड्डा जी को। यह स्थिति हमारे नड्डा जी की है। नड्डा जी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि साहब, जहां आपने इतना बर्दाश्त किया, 5 चरण और बर्दाश्त कर लीजिए, 2-3 नोटिस आएंगे, उससे ज्यादा तो क्या होगा। चुनाव आयोग भी डरा हुआ है, हाथ कांपते हैं चुनाव आयोग के प्रधानमंत्री को नोटिस देने के लिए। कभी ऐसा चुनाव आयोग देखा आपने कि नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का नाम लिखने से कांप रहा है? यह खतरा है लोकतंत्र पे। इस खतरे का ये पहली आहट है। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग की जरूरत भी नहीं रहेगी इस देश में, क्योंकि चुनाव ही नहीं होंगे। हम ये यूं ही नहीं बोल रहे हैं। ये कल जो नोटिस नड्डा जी को गया है, ये उसका पहला उदाहरण है, ये इसकी पहली झांकी है। प्रधानमंत्री को नोटिस भेजने की हिम्मत अभी से नहीं है चुनाव आयोग की। सोचिए, अगर ये तीसरा टर्म इनको मिल गया तो क्या होगा। इसलिए इन्हें रोकना है, ताकि चुनाव आयोग बिना डर के नोटिस दे सके लोगों को, उसकी स्वायत्तता बनी रहे, एजेंसीज निडर होकर काम कर सकें और नड्डा जी बिना बात के नोटिस न पाएं। इसलिए मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है और हमारे न्याय को मौका देना है, नौजवानों को मौका देना है, अग्निवीर से जो पीड़ित लोग हैं उनको मौका देना है। अभी चुनाव चल रहे हैं, हमारा आपका ध्यान भटकाया जा रहा है मछली, मंगलसूत्र और मुसलमान में, लेकिन चीन क्या कर रहा है? सैटेलाइट से अभी परसों चित्र आए हैं, आप में से कुछ लोगों ने दिखाए हैं जिनकी हिम्मत थी। चीन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सड़क बना रहा है, रेल बना रहा है। यह स्थिति चीन ने कर दी है। लाल आंख बंद है, आंख खुली भी नहीं है। चीन की तरफ तो आंख बंद हो जाती है। जब से क्लीन चिट दी, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो सड़क बना रहा है उन इलाकों में जहां चीन नहीं आ सकता। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमारे कब्जे में नहीं है, हम वहां पेट्रोलिंग नहीं कर पाते हैं। उनके पास गांव बनाए जा रहे हैं। हमें कुछ विशेषज्ञों ने बताया, रक्षा विशेषज्ञों ने, हैप्पी विलेज बना दिया चाइना ने, हैप्पी विलेज, वहां अच्छी सुविधाएं दे दी। आंख बंद है हमारे साहब की, क्योंकि साहब मछली, मुसलमान और मंगलसूत्र में व्यस्त है। और मंगलसूत्र की बात मोदी जी करते हैं, बताइए, हंसी नहीं आएगी? आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं जानता हूं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मैं उस कारण से नहीं बोल रहा हूं जिस कारण से आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, हंसने की बात है, लेकिन उस कारण से नहीं जिस कारण से आप हंस रहे हैं। तो अब जितने भी लाइनें सुबह हमने देखी, जहां जहां देखी, हमें पूरा, हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमारा वोटर, हमारा वर्कर पूरे उत्साह के साथ इस दूसरे चरण में गया और कई, जो हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा सीटें हासिल करके लौटा। धन्यवाद। आपके सवाल। प्रधानमंत्री के भाषण की आपने टिप्पणी की आयोग को लेकर, वही आयोग का कहना स्टाफ प्रचारक जिम्मेदार होंगे, साथ ही साथ पार्टी अध्यक्षों की भूमिका भी तय की जाएगी। अब जब मोदी जी के मुंह से गलत शब्द निकल गए और नफरती बातें करने लगे, तो अचानक उनको पार्टी अध्यक्ष याद आ गए चुनाव आयोग को। क्यों? प्रधानमंत्री तो अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और न भी होते केयर टेकर, भले प्रधानमंत्री फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर हो, नोटिस तो उनको भी देना है। नियम कानून के आगे प्रधानमंत्री क्या उनसे ऊपर हैं? क्यों नहीं देते?
अब बोल रहे हैं कि अध्यक्षों की भूमिका तय की जाएगी। चुनाव आयोग का यह काम है। चुनाव आयोग का काम है कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी ने भी किया हो, वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई हो, उसके खिलाफ एक्शन ले, उसको नोटिस दे। चुनाव आयोग डर गया, ये खुद बोल दें, एक लाइन में लिख दें कि हम डर गए, हम समझ जाएंगे। लेकिन इस तरह से घुमा घुमा कर बात नहीं समझ में आती। खेड़ा जी, मेरे दो सवाल हैं। राहुल गांधी के भाषण को लेकर भी आपत्ति जताई गई है और नोटिस आया है खड़गे जी को, इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें जो मांग थी आपकी वीवीपैट को लेकर, जो आप अलग अलग मंच पर जारी रखे हुए थे, क्या वो मांग अभी भी जारी रहेगी या खारिज हुआ फैसला, इसके बाद कुछ नहीं? पहले सवाल का जवाब मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा, चुनाव आयोग के नियम कानून के से बड़ा कोई नहीं है। हमें तो कोई आपत्ति नहीं, आप हमें नोटिस दीजिए ना। अगर आपको लगता है हमने कोई उल्लंघन किया है तो हमें दीजिए, हमेशा देते ही आए हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं दिया। ये तो पहली बार हो रहा है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री को देने से आप डर रहे थे और आपको यह भी डर था कि फिर पत्रकार पूछेंगे कि साहब राहुल जी को तो आपने दे दिया और मोदी जी को नहीं दिया, तो उन्होंने यहां भी अध्यक्ष को दे दिया। क्यों? आप हमें भी दीजिए, हमने मना किया क्या? हम सरकार में आने वाले हैं, हम सरकार में आएंगे, उसके बाद भी आपसे ये उम्मीद करेंगे कि अगर हमने कुछ गलत किया तो आप हमें नोटिस दीजिए। लेकिन अभी जिसकी सरकार है उसके सामने आपके मुंह और हाथ बंद क्यों हो जाता है? चुनाव आयोग का यह काम है कि डर के बैठ जाए, इसलिए बनाया उन्हें चुनाव आयोग। खेड़ा जी, रही बात आपके दूसरे सवाल की, हमने वो अभी ऑर्डर पूरी तरह से स्टडी नहीं किया, हमारे कानूनी विशेषज्ञ उस ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। रही बात चुनावी प्रक्रिया की, तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा इस देश के एक एक वोटर का स्थापित करना सरकार का, विपक्ष का, मीडिया का और चुनाव आयोग का कर्तव्य है। खेड़ा जी, फर्स्ट चुनाव Sir, regarding the VVPATs, Prime Minister has also said that this is basically a very big setback for the doubters of EVMs, and he has also slammed the India Bloc parties, saying that they were misleading the nation, and now the Supreme Court of India has already rejected their So plea. in 2009, was Mr. Advani misleading the nation? When he released the book of GVL Narasimha against EVMs, when Mr. Advani was championing the cause of leading a protest against EVMs, was he misleading the nation? The Prime Minister should do a basic homework. Instead of focusing on Nehru ji, he should start focusing on Advani ji. He will stop talking irresponsibly. खेड़ा जी, फर्स्ट चरण के चुनाव के बाद अब की बार 400 पार का जो शोर था वो बंद हो गया है। अब जो है मंगलसूत्र, आखिर मंगलसूत्र छीन करके कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? जमीन छीन के क्या करेगी? पूछिए ना उनसे जो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। जब वो मंगलसूत्र की बात करते हैं तो आप सब हंस पड़ते हैं, तो मेरे को तो हंसी बाद में आती है, पहले तो आप लोग हंस रहे होते हैं। कोविड में जिन्होंने मंगलसूत्र छीना, नोटबंदी में जिन्होंने मंगलसूत्र छीना, वो मंगलसूत्र की जब बात करते हैं, और वो भी उस पार्टी से बात करते हैं जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया इस देश पर। इंदिरा जी का वो फोटो मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर कल आ रही थी, जब वो अपने गहने दे रही थी देश के लिए, आनंद भवन कुर्बान कर दिया, अपनी प्रॉपर्टीज दे दी। उनसे इस तरह की जब हल्की बात करते हैं तो लोगों को हंसी तो आती है। आप लोगों को आ रही है, मुझे भी आ रही है। आज से 10 साल पहले कहते तो चलिए ठीक है, लोग अलग मूड में थे, इनका हर झूठ चल जाता था। अब इनका झूठ नहीं चलता, फिर भी चलाए जा रहे हैं। तो हम तो कहते हैं जितना मोदी जी मुंह खोलते हैं हमारे वोट बढ़ा देते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। आप यूं ही भाषण देते रहिए और लोग जहां वोट देना है वो दे रहे हैं, हमें इसका लाभ हो रहा है। धन्यवाद। पवन जी, बीजेपी ने आज सुबह में एक वीडियो शेयर किया हुआ है 2009 के करीब का, जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है वो कुछ बयान दे रहे हैं, और उस पर बीजेपी का दावा है कि वो यही बात कह रहे हैं कि इस देश के संसाधनों पर जो मुसलमान हैं उनका पहला हक है। वो वीडियो की हकीकत आपके सामने कई बार आ चुकी है। आज मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी ने उस पर पूरा एक लंबा सा स्टेटमेंट भी दिया है। फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ चलाना चाहती तो चलाएं। हम तो कह रहे हैं जितना वो झूठ बोलेंगे हमें उतना फायदा है,
हाँ, ये जरूर है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मोदी जी के दोस्त का तो नहीं है। अगर वो ये सुनना चाहते थे तो हम बता देते हैं। खेड़ा साहब, आज पीएम पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि शायद उनका पूर्व जन्म बंगाल में हो चुका है या फिर वो आने वाला जन्म बंगाल में लेने वाले हैं। अब बताइए, इस पे आप क्या जवाब चाहते हैं मुझसे? एक ही वक्त में उस व्यक्ति ने मगरमच्छ से भी लड़ाई की, चाय भी का भी काम किया, हिमालय भी चले गए। एक वक्त में, एक ही कालांतर में उन्होंने ये सब कर दिया। इमरजेंसी से भी लड़े, बीए भी की, एमए भी की, सब कुछ उसी दौरान कर दिया। सलाम है साहब उनको, सलाम। किसको धमकी दे रहे हैं? अपने दोस्त को? जनता को देने पर काम जारी है। अरे तो अपने ही दोस्त को धमकी क्यों दे रहे हो? अब 16 लाख करोड़ जिन लोग दोस्तों के आपने माफ किए, उनको अब आप धमका रहे हो कि भाई पैसा मैं ले लूंगा वापस। कमाल के आदमी है। हम तो यही कह रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने किस किस से पैसा लिया? धमका के लिया, डरा के लिया, लालच दे के दिया, कैसे लिया? वही तो जांच होनी है, उसी से तो डरे हुए हैं। पीएम केयर फंड, पैसा कहां गया, कहां से आया? कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पिछला जन्म बंगाल में हुआ था, अगला जन्म बंगाल में होगा, कुछ ऐसे ही बोल रहे थे ना। कैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिल गए साहब? अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं होनी चाहिए। हां, मगरमच्छ से लड़े वो मालूम होना चाहिए, लेकिन पीएम केयर फंड में चीन की कौन सी कंपनी का पैसा आया ये नहीं मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड में किस किस कंपनी के दरवाजे पे ईडी गई और उससे फिर आपने हफ्ता वसूली की, ये नहीं मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री जी, आप निश्चिंत रहिए, 10 साल हो गए, अब हम पूरी जांच कराएंगे। किसने आपको कितना पैसा क्यों दिया, उसके बदले में आपने उसको क्या दिया, ये सब लोगों के सामने आएगा। पहले तो अडवाणी जी से माफी मांगे। इस उम्र में इस तरह की भाषा उनके लिए बोल रहे हैं। सबसे पहला विरोध ईवीएम का अडवाणी जी ने किया था, 2009 में किया था। जीवीएल नरसिम्हा की किताब रिलीज कर रहे थे ईवीएम्स के खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे। आज मोदी जी उनके लिए इस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ये। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है। एक वोटर भी अगर ईवीएम पे शक की दृष्टि से देखता है तो उस वोटर को आप तमाचा और इस शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। उस वोटर का संशय दूर करना आपका फर्ज है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भले 1 महीने के लिए और हैं। माइक ले लीजिए ना। सर, प्रधानमंत्री के भाषणों पे, उनके आरोपों पे तो कई क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन ये है सर, आपके मैनिफेस्टो पे, पिछले कुछ सालों के मैनिफेस्टो और इस साल के मैनिफेस्टो को कंपेयर करने पे पता चलता है, ये दिखता है कि इस बार का मैनिफेस्टो कहीं न कहीं क्रांतिकारी झलक उसमें दिखाई पड़ती है। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये है सर कि नेहरूवियन सोशलिज्म को छोड़ क्या साम्यवादी रास्ते पर आगे बढ़ने के मूड में आप इसको कांग्रेस क्या है? नाम दे रहे हैं आप जानिए, मैंने पढ़ा है अच्छी तरह से। अगर न्याय की बात करना आपको गलत लगता है या आपके मोदी जी को गलत लगता है, तो हमें तो मालूम है उन्हें गलत लगता है। 10 साल से जो अन्याय किया है उन्होंने, मध्यम वर्ग के साथ जो अन्याय किया, दलितों के साथ जो अन्याय किया, आदिवासियों के साथ जो अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया, नौजवानों के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, और उनको न्याय दिलाने की बात तो हमारा संविधान कहता है। तो हमारा संविधान साम्यवादी है? ये क्या आप लोग थ्योरीज लेकर आते हैं क्योंकि कहीं मोदी जी कुछ बोल देते हैं, आप लोगों को लगता है यही सच है? ये व्हाट्सएप की नर्सरी से बाहर निकलने का अब वक्त आ गया है। इस देश का नौजवान व्हाट्सएप की नर्सरी से बाहर आ चुका है। आप लोग भी बाहर आइए, अच्छा रहेगा। आज ही व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में कहा है कि अगर उनकी प्राइवेसी को सरकार कहती है कि प्राइवेसी खत्म करें तो वो देश छोड़ देंगे। मैंने वो स्टडी नहीं किया, देखा नहीं है, उस पर टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने में अच्छा नहीं लगता, तो एक बार मैं स्टडी कर लूं क्या कहा।
किसने क्या कहा और क्यों कहा, फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे। माइक दीजिए। ईवीएम के मुद्दे पर आरोप लगाया है इंडिया गठबंधन पे कि इंडिया गठबंधन जनता के मन में जबरदस्ती संदेह पैदा कर रही है और ये पाप है। प्रधानमंत्री 2009 में जब अडवाणी जी कर रहे थे तब पुण्य था। जब भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी, अडवाणी जी, सुषमा जी ईवीएम के खिलाफ बोलते थे तो पुण्य था। अब पाप हो गया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी कहीं और से आई है, इस समाज से नहीं आई, इस देश से नहीं आई, इस लोकतंत्र में उसकी भागीदारी नहीं है। उनका भी उतना ही कर्तव्य है लोगों का संशय दूर करने का चुनावी प्रक्रिया पर से, जितना हमारा है, जितना चुनाव आयोग का है, जितना मीडिया का है। Sir, two questions. Sir, one is Rahul Gandhi today has given a statement. He has said that PM is so scared that in some days from now we will be able to see tears in the eyes of Prime Minister when he will be on stage. 100%. But BJP is saying that this is an insult to the Prime Minister. Why? What kind of a touch me not flower is he? कुछ कह दो प्रधानमंत्री बेइज्जत हो गए साहब। अरे क्यों इतने इनसिक्योर हो? Who are you? You are as normal a human being as were your predecessors, as will your successors be. In a democracy, to question the Prime Minister, to corner the Prime Minister, to make him answerable is our duty. If in 10 years he hasn't been able to understand this, then I am sorry, he will never understand this. Because he is a student of entire political science, which we are not. मैं हिंदी में भी बोलना चाहूंगा इस पर। ये प्रधानमंत्री अपने आप को छुई मुई का पौधा मानते हैं कि उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, उनको कोई जवाबदेह नहीं बना सकता, उनकी निंदा तो कर ही नहीं सकते। क्यों साहब? सुरखाब के पर लगे हैं, कहीं और से आए हो। नेहरू जी भी इसी जनता से आए थे, इसी समाज से आए थे। इंदिरा जी भी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, राजीव जी, वीपी सिंह जी, देवे गौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, सब इसी जनता से आए, इसी जनता ने उन्हें चुना। उनमें से तो किसी ने कभी नहीं कहा कि हमारी निंदा मत करना, हमें सवाल मत पूछना। गुलजारी लाल नंदा जी बहुत कम वक्त के लिए केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे। साहब 10 साल से बैठे हैं छुई मुई की तरह, कोई सवाल नहीं पूछ सकता उनसे। डरते हो, सवालों से डरते हो। बरसात में नाचना भी है और भीगने से भी डरना है। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी 2 चरणों में झूठ शुरू हुआ, ऐसा झूठ जो कभी सुना नहीं। तीसरे चरण तक आंसू भी आएंगे, भावुक करेंगे देश को। अभी बोला ना, जैसे पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था, अलग अलग राज्यों में जाकर कहेंगे पिछले जन्म में मैं गुजरात में पैदा हुआ था, उससे पिछले जन्म में महाराष्ट्र में पैदा हुआ था। अलग अलग चरणों में बताएंगे। अरे मजाक है, मनोरंजन करिए, अच्छी बात है, हमें भी मुस्कुराना हंसना अच्छा लगता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री है, अपनी मर्यादा तो रखिए। अभी तो बहुत कुछ होगा अगले 5 चरणों में। आप लोगों ने कभी, हम लोगों ने कभी देखा नहीं ऐसा कुछ होगा। देखे जाइए, क्योंकि हार उन्हें दिख रही है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी को हार दिखती है, देखिए हम सब ने तो बहुत उतार चढ़ाव देखे। राहुल जी की तो उन्होंने सदस्यता ले ली, घर से बाहर कर दिया, 50 घंटे ईडी के सामने, सब कुछ। और कांग्रेस पार्टी चुनाव कई बार हारी, कई बार जीती। हमने उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी के। नरेंद्र मोदी जी ने कोई उतार चढ़ाव देखा हो? पिछले 2002 से अब तक सत्ता में रहे, पहली पोस्ट मुख्यमंत्री की मिली। ऐसा आदमी हार से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और जब वो हार से घबरा जाता है तो इसी तरह की बातें करता है। पिछले जन्म में कहां पैदा हुआ, फिर मगरमच्छ से लड़ा। सर, अनदर क्वेश्चन। इस इलेक्शन में 7 चरणों में बीच में मगरमच्छ भी आ जाएगा, देखना। ये मगरमच्छ था जिससे मैं लड़ा, और फिर आप लोग माइक और कैमरा लेके उस मगरमच्छ का इंटरव्यू ले रहे होंगे। ये भी होगा। Sir, HM has also given a statement and he said that if Congress will come into power, Sharia law will be implemented and we won't let ये आ गया ना, देखिए। Have you read our manifesto? 46 pages of our manifesto. Do we mention Sharia anywhere? We were in power for 55 years in this country out of 75 years. Did we get Sharia?
What nonsense is he talking about? I mean, without thinking, without reading, this is Home Minister, you said, right? I don't know if he is also entire political science. I don't know. No. I thought he was educated. I thought he could read and write. So maybe Mr. Kharge should write another letter to Home Minister also, Saab, we'll give you our manifesto, read it. If we did not do the Sharia law, we did not bring the Sharia law in 55 years of being in power, are we mad that we'll talk about Sharia law now? Which world are they living in? If they are so obsessed with Pakistan and Afghanistan, please ask them to go and fight elections there. Why are they spoiling the narrative here? Here people are maturely talking about jobs. People are talking about employment. People are talking about price rise. People are talking about women's safety. These are the issues we are fighting our elections on. We are fighting our elections on justice. They are talking about, in the language of Pakistan, the obsession with Pakistan. Overseas countries. Does it mean the way the comments it has come, it will come the same way? Look, as I said, whenever the Prime Minister goes and opens his mouth and campaigns, he ends up helping us. We are very happy with this campaign. But our worry is that the entire world is also watching him. And it's not good that the Prime Minister of India, whichever party he belongs to, should be ridiculed by the world. That we don't, and nobody likes it. So that's something which we are concerned about. He has spent billions of dollars in creating an image about himself, an image which is very, very far from truth. Now that he's undoing his own image by opening his mouth and talking strange things, so entire world is watching, and that's our concern. थैंक यू. अब 1-on-1 नहीं होगा, मैं को जाना है एक मीटिंग में, माफी चाहता हूँ. यार एजेंसी को करूँगा, फिर सबको करना पड़ता है, बाद में कर लेंगे. थैंक यू.